नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर के अमेंडमेंट्स के लिए है। अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं या आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप दिसंबर 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं या जून 2026 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, दोनों ही अटेम्प्ट के लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। इस पूरे अमेंडमेंट शीट को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। जो अमेंडमेंट सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, डेफिनेटली वो सीएमए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि सीएमए इंटर का कंटेंट सेम सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। बट हाफ ऑफ द शीट्स में मैंने एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के लिए अमेंडमेंट्स को नोट किया है, और वो केवल उन्हीं लोगों को पढ़ने हैं जो सीएमए फाइनल के एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं दिसंबर 2025 या जून 2026 में। तो कोशिश की है मैंने कि अमेंडमेंट्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाए। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे नोट किए हैं, लॉजिक भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, पुराने प्रोविजंस के साथ हम यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे कि क्या अमेंडमेंट पढ़ने हैं। अमेंडमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुए, कुछ नई चीजें जुड़ी हैं, तो उसको हम यहाँ पे साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। आपको याद होगा कि हम नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पढ़ते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब सप्लाईज विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, और उसमें हम बात करते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की: क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये प्रोडक्ट जो हाल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आते, कब से आएंगे? जब गवर्नमेंट जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है वो जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से ही बाहर है, वो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, इसीलिए वो भी नॉन लेविएबल टू जीएसटी है। ठीक है, यहां पर अब एड ऑन और क्या हुआ है, जो लिकर बनाई जाती है, जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के अंदर एक रॉ मटेरियल यूज होता है जिसे ईएनए कहा जाता है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एक ईएनए करके एक रॉ मटेरियल यूज होता है, या उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगर ये जो ईएनए है, इसको अगर आप, ये जो ईएनए है, ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन का बेसिक रॉ मटेरियल होता है, इसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, इसको भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा गया है। बट जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस है, वो तो जीएसटी के दायरे में आएगी। तो अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बनाने के लिए ईएनए काम में लिया जाता है, तो उस पर जीएसटी जरूर लगेगा। ठीक है, केवल ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो ईएनए काम आ रहा है वो जीएसटी के दायरे के बाहर है। तो दिस इज वन अमेंडमेंट। आपके नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी में एक और एड ऑन हुआ है, दैट इज ईएनए, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ठीक है, चलिए जी, अब अगले अमेंडमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। 7 सबसेक्शन 2 रीड विद शेड्यूल। सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है, और जैसा कि आपको याद होगा 7 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है एक्टिविटीज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसे नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई भी कहा जाता है, यानी कुछ एक्टिविटीज जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो स्केड्यूल 3 में लिखी है? तो जैसे आपको याद होगा, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ब्यूरल क्रिमेशन, मॉर्चरी की सर्विसेज, या कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई सर्विसेज, ये हमने बात की थी। तो इसके साथ ही अब इस लिस्ट में 2 एंट्रीज और एड ऑन हुई है जिनको कि हमें सप्लाई नहीं मानना है। और ये बात करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो 2 एंट्रीज हैं ये किससे रिलेट करती हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट करती हैं, यानी 2 एक्टिविटीज जिन्हें हमें सप्लाई नहीं मानना है ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अभी क्या ये सर्विसेज हैं जिन्हें हमें सप्लाई नहीं मानना है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिशन इन शेड्यूल 3। ओके, चलो, तो यहां पे आप देखिए, एक कंपनी है मार्टिन। ठीक है, एक कंपनी है मार्टिन लिमिटेड, और एक कंपनी है EBZ, और एक कंपनी है
सेफ। ठीक है, ये जो मार्टिन लिमिटेड है इसका प्लांट एंड मशीनरी है, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 करोड़ रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 20,000 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, और इस 20,000 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो मार्टिन लिमिटेड है क्या करवाना चाहता है, इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो मार्टिन लिमिटेड ने अप्रोच किया ईबीजेड को, और ये ईबीजेड क्या है, ये ईबीजेड है जो एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्या है ये, ईबीजेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये इस प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करके देगी। यानी ईबीजेड इंश्योरेंस कंपनी कौन हो गई, देखिए कौन हो गई, सप्लायर ऑफ सर्विस हो गई, और मार्टिन लिमिटेड कौन हो गया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हो गई। और ईबीजेड क्या कर रही है, मार्टिन लिमिटेड के प्लांट एंड मशीनरी को इंश्योरेंस करके दे रही है। यानी ईबीजेड मार्टिन लिमिटेड को क्या देगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी, और इसके बदले में कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, से फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़, 500 करोड़ का कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, और सप्लायर ऑफ सर्विसेज को इस सर्विस के बदले में, इस इंश्योरेंस के बदले में 500 करोड़ का कंसिडरेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब ईबीजेड के पास क्लाइंट आया, ईबीजेड बड़ा खुश हो गया, 500 करोड़ का प्रीमियम तय हो गया। लेकिन इंश्योरेंस करने के बाद ईबीजेड को लगा कि हो सकता है कि मैं ये एक सारा का सारा जो इंश्योरेंस का बर्डन है, हो सकता है कोई क्लेम आ जाए, मार्टिन लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी को नुकसान हो जाए और ये इंश्योरेंस का क्लेम मुझे बेयर करना पड़े। और ईबीजेड ने सोचा कि इतना बड़ा क्लेम शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, तो उसने किसकी मदद ले ली, सेफ इंश्योरर्स की। और सेफ इंश्योरर्स भी क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। और इसको क्या बना लिया ईबीजेड ने, अपना को इंश्योरर। क्या बना लिया, अपना को इंश्योरर बना लिया। ठीक है, यानी अब ये ईबीजेड कौन हो गया, इसको मैं कह देती हूं इट इज अ लीड इंश्योरर। ईबीजेड कौन हो गया, लीड इंश्योरर हो गया। और जो सेफ है, ये जो सेफ है ये कौन बन गया, ईबीजेड जो है वो लीड इंश्योरर हो गया, और जो सेफ है ये क्या बन गया, को इंश्योरर बन गया। ठीक है, और ईबीजेड और को इंश्योरर के बीच में क्या हुआ, एक को इंश्योरेंस अग्रीमेंट। ठीक है, क्या हुआ, एक को इंश्योरेंस अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, यानी अब यहां पे ये जो को इंश्योरर है ये कौन हो गया, सर्विस देने वाला, और ये जो ईबीजेड हो गया वो सर्विस लेने वाला। और ये को इंश्योरर क्या कर रहा है, को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है लीड इंश्योरर को, और इसके बदले में ये जो को इंश्योरर है ये कंसीडरेशन लेगा, से फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़। यानी को इंश्योरर को ये जो पूरा 500 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम ईबीजेड को मिला, इसी 500 करोड़ के इंश्योरेंस प्रीमियम में से 150 करोड़ ईबीजेड ने किसको दे दिया, सेफ को दे दिया, जो कि एक को इंश्योरर है। ठीक है, यानी क्या किया, लीड इंश्योरर ने प्रीमियम का कुछ हिस्सा अपोर्शन कर दिया को इंश्योरर को। और ऐसा करने का कारण क्या, क्योंकि को इंश्योरर क्या कर रहा है, को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, उन दोनों के बीच में को इंश्योरेंस अग्रीमेंट है। सो दिस इज द केस। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ईबीजेड की। देखिए ईबीजेड क्या है, ईबीजेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कर रही है, या उसका बिजनेस है, 500 करोड़ का प्रीमियम कंसिडरेशन ले रही है, वो टैक्सेबल पर्सन है, और ये इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। यानी सबसे पहला ट्रांजैक्शन ईबीजेड जो है वो क्या होगा, इस ईबीजेड के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन 500 करोड़। यानी ईबीजेड गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगी 500 करोड़ रुपए के ऊपर, 500 करोड़ रुपए के प्रीमियम के ऊपर जीएसटी जमा कराएगी। दिस इज वन थिंग। नाउ जीएसटी लॉ ने यह बोला कि जितना प्रीमियम को इंश्योरर को मिल रहा है, यानी को इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत जितना प्रीमियम को इंश्योरर को मिल रहा है, क्योंकि को इंश्योरर सर्विस दे रहा है और इसके बदले में जो 150 करोड़ मिल रहा है, ये 150 करोड़ इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एंड व्हाट इज द पर्पस, हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए ये 500 करोड़ का ही तो अपॉर्शनमेंट है, और 500 करोड़ रुपए के ऊपर तो जीएसटी कौन जमा करा रहा है, ईबीजेड जमा करा रहा है। तो जो को इंश्योरर को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, और इस 500 करोड़ में से जो 150 करोड़ रुपए इसको मिल रहे हैं, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा,
कि मार्टिन लिमिटेड ने इसकी मशीनरी को इंश्योर कराया ईबीजेड से, जो कि एक लीड इंश्योरर है, एंड सेफ इंश्योरर जो कि को इंश्योरर है, फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹500 करोड़ मार्टिन लिमिटेड। ईबीजेड को लीड इंश्योरर क्यों कहा? क्योंकि अगर मार्टिन लिमिटेड को क्लेम करवाना है, क्लेम करना है, अगर इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तो वो किसके पास जाएगी? लीड इंश्योरर के पास, क्योंकि उसका तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट लीड इंश्योरर के साथ ही है। नाउ EBZ will pay, Martin will pay full premium to EBZ. Martin पूरा प्रीमियम किसको देगी? EBZ को, and then EBZ will share 150 crores of premium with safe insurer as per co-insurance agreement. और आधा प्रीमियम किसको दे देगा? वो co-insurance को दे देगा। आपको टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी। तो सबसे पहले मार्टिन ने जो 500 करोड़ रुपए EBZ को दिए, इट इज अ टैक्सेबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और इसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा। बट EBZ ने जो 150 करोड़ रुपए प्रीमियम के सेफ इंश्योरर को दिए है, सेफ इंश्योरर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, ये 150 करोड़ रुपए नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। मींस क्या कहा गया? ये कहा गया कि अपोर्शनड प्रीमियम टू को इंश्योरर, जो प्रीमियम का अपोर्शनमेंट को इंश्योरर को दिया गया है, किसके द्वारा? लीड इंश्योरर के द्वारा। क्यों दिया गया है? ताकि वो दोनों इंश्योरेंस की जॉइंट सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकें। ये अपोर्शन प्रीमियम टू को इंश्योरर को जितना भी प्रीमियम दिया गया है, एग्जांपल में 150 करोड़ रुपए, इसे हमें सप्लाई नहीं मानना है, बट शर्त क्या है? लीड इंश्योरर पेड फुल जीएसटी ऑन द एंटायर इंश्योरेंस प्रीमियम। इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे प्रीमियम के ऊपर, यानी टोटल प्रीमियम के ऊपर लीड इंश्योरर ने जीएसटी पे किया है। उस सिचुएशन में को इंश्योरर को जो अपोर्शन प्रीमियम है वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। होप बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम अगला एड ऑन पढ़ते हैं। शेड्यूल 3 में जो अगली एंट्री इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एड ऑन हुई है वो क्या है? सेम एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, बट अब फर्क क्या हो जाएगा? फर्क ये हो जाएगा कि अब यहां पे अगेन हमारा मार्टिन लिमिटेड है और मार्टिन लिमिटेड की 20,000 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है। मार्टिन लिमिटेड ने अप्रोच किया EBZ को, और EBZ क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है। EBZ मार्टिन को क्या देगी? सर्विस देगी, और इसके बदले में मार्टिन क्या देगा? 500 करोड़ रुपए का प्रीमियम देगा। ठीक है। अब EBZ को मोटा क्लाइंट तो मिल गया, लेकिन EBZ को लगा पता नहीं कि मैं इतनी लाइबिलिटी उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा। 500 करोड़ के प्रीमियम के बदले में मुझे 20,000 करोड़ रुपए के प्लांट एंड मशीनरी को इंश्योर करना है। तो EBZ ने क्या किया? EBZ ने इस इंश्योरेंस अग्रीमेंट का क्या करा लिया? री इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है। और री इंश्योरेंस किससे करा लिया? सेफ से करा लिया। और ये सेफ भी क्या है? सेफ भी क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है। यानी EBZ और सेफ के बीच में अब क्या हो गया? एक री इंश्योरेंस अग्रीमेंट हो गया। री इंश्योरेंस अग्रीमेंट हो गया। और यहां पे सेफ कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस। और EBZ कौन है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और क्या सर्विस दे रहा है? सेफ री इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है। और उसके बदले में EBZ इसको क्या देगा? 150 करोड़ देगा। EBZ क्या देगा? 150 करोड़। यानी दो ट्रांजैक्शन हुए। पहला इंश्योरेंस एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? मार्टिन और EBZ के बीच में। इस 500 करोड़ पे EBZ जीएसटी पे करेगा। इसके बाद दूसरा री इंश्योरेंस अग्रीमेंट हुआ है सेफ और EBZ के बीच में, और सेफ जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में 150 करोड़ का कंसिडरेशन सेफ को मिल रहा है, और इस 150 करोड़ पे भी जीएसटी लगेगा। और कौन देगा? सेफ, बीइंग अ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है। अब एक नया मुद्दा क्रिएट हो गया। EBZ ने बोला कि भाई क्लाइंट किसका? क्लाइंट तो मेरा। ये मार्टिन लिमिटेड ने अप्रोच किसको किया? मुझे किया, मेरा क्लाइंट है। तो सारा का सारा जो पैसा है वो 150 करोड़ तुमको क्यों दूं? इस क्लाइंट को लाने के लिए मेरा भी तो कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो EBZ आस्क फॉर द कमीशन। क्या बोला इन्होंने? बोला मुझे इस री इंश्योरेंस के क्लाइंट लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। इसे री इंश्योरेंस कमीशन भी कहते हैं या सीडिंग कमीशन भी कहते हैं। सीडिंग कमीशन भी कहते हैं। कितना? 5 करोड़ रुपए का। यानी EBZ ने जो क्लाइंट लाने के लिए फैसिलिटी दी, उसके बदले में EBZ ने बोला मुझे क्या चाहिए? 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब आप देखिए, EBZ री इंश्योरेंस करवाने के बदले में कितना देगा?
सेफ को 150 करोड़, और सेफ क्लाइंट लाने के बदले में ईबीजेड को क्या देगा, 5 करोड़। ठीक है, तो बोला कि ठीक है तुम तो ऐसा करो, नेट ऑफ ट्रांसफर कर देना 145 करोड़, नेट ऑफ ट्रांसफर कर देना 145 करोड़, बट ईबीजेड को जीएसटी कितने पे देना है, ईबीजेड को जीएसटी देना है 500 करोड़ पे, और री इंश्योरेंस अग्रीमेंट के तहत सेफ इंश्योरर को जीएसटी कितना देना है, 150 करोड़ पे। भले मिल 145 करोड़ रहा है, 5 करोड़ कमीशन नेट ऑफ करके मिल रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रीमियम क्या है, कंसिडरेशन क्या तय हुआ, 150 करोड़, तो जीएसटी देना है 150 करोड़ रुपए पे। नाउ अब क्या, जीएसटी लॉ ने बोला ये जो 5 करोड़ रुपए का सीडिंग या री इंश्योरेंस कमीशन है, ये सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। तो क्या बोला गया, देखो सेम एग्जांपल है, मार्टिन लिमिटेड ने 500 करोड़ का प्रीमियम दिया ईबीजेड को और टैक्सेबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ईबीजेड ने 150 करोड़ का प्रीमियम दिया सेफ को, कैसे, फॉर री इंश्योरेंस। क्यों दिया, फॉर री इंश्योरेंस। तो इस 150 करोड़ रुपए के ऊपर जीएसटी कौन देगा, सेफ। और जो 5 करोड़ रुपए का कमीशन है ईबीजेड का, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 3। तो क्या बोला, लॉ की लैंग्वेज ने क्या बोला कि कोई भी सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, इफ इट इज डिडक्टेड बाय द इंश्योरर फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम, ईबीजेड ने जो 5 करोड़ रुपए का अपना कमीशन डिडक्ट किया है, क्योंकि वो क्लाइंट लाके दे रहा है सेफ को, उसके बदले में जो री इंश्योरेंस का प्रीमियम मिल रहा है, पेड बाय द इंश्योरर टू री इंश्योरर, ईबीजेड ने जो 5 करोड़ रुपए का कंसीडरेशन री इंश्योरर को दिया है, उसे हमें सप्लाई नहीं मानना है, शर्त री इंश्योरर, प्रोवाइडेड री इंश्योरर पेड द जीएसटी ऑन अ ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम। जो री इंश्योरर है पूरे ग्रॉस प्रीमियम पे, पूरे 150 करोड़ पे जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द होल थिंग। नाउ ये 2 एड ऑन हुए हैं स्केड्यूल 3 में। अब हम बात करेंगे, अगला जो अमेंडमेंट आया है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अमेंडमेंट आया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की होती है। सेक्शन 9(3) और 9(4) में बहुत सारे ऐसी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जहां जीएसटी सप्लायर नहीं पे करते, रिसिपिएंट पे करते हैं। नाउ यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस की। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे किसी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को, कोई भी पर्सन, तो जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसकी आती थी, रिसिपिएंट की आती थी, वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म थी। अब क्या कहा गया, सप्लायर ऑफ सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस में हु इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, बट किसको छोड़ दीजिए, बॉडी कॉर्पोरेट को। यानी स्पॉन्सरशिप सर्विस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगने के लिए शर्त क्या है, सप्लायर कौन हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आरसीएम स्पॉन्सरशिप सर्विस में तभी लगेगा जब सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ दीजिए, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को छोड़ दीजिए। और ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, सर्विस किसको दे, किसी पार्टनरशिप फर्म को, बॉडी कॉर्पोरेट को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। ठीक है, इसके अलावा एक और अमेंडमेंट आया था लास्ट जून 25 के लिए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन और एक है रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कर रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। और सर्विसेज क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तो ये प्रोविजन था कि जीएसटी कौन जमा कराएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट ये कि ये रजिस्टर्ड पर्सन पे आरसीएम लगेगा, बट शर्त ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेता है वो भी तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है वो कॉम्पोजिशन डीलर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किराए पे देता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा, बट रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन डीलर, वो रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले अमेंडमेंट की बात करेंगे। अगला अमेंडमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में, और टाइम ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में क्या आपको याद है, हमने सेक्शन 13(3) पढ़ा था, सप्लाई सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, और हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था। अभी तक जो प्रोविजन था वो क्या था, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूज बाय द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। अभी तक हम यही पढ़ते थे। नाउ व्हाट इज द चेंज? चेंज इज दैट कभी कभी ऐसा होता है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो कैसा है, अनरजिस्टर्ड, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कैसा है, रजिस्टर्ड। सप्लायर ऑफ सर्विस है अनरजिस्टर्ड और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है रजिस्टर्ड, और एक सर्विस ऐसी है जिसके ऊपर क्या लग रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विस है अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड, और सर्विस ऐसी है जिसके ऊपर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए हमेशा क्या होता है, इनवॉइस कौन बनाएगा, सप्लायर ही बनाता है, सप्लायर ही इनवॉइस बनाता है। पर जब ऐसी सिचुएशन बने सप्लायर ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड हो और आरसीएम की लायबिलिटी आए, तो जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की। इस सिचुएशन में सप्लायर इनवॉइस नहीं बनाता, रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस बनाता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस बनाता है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? तो देखिए क्या लिखा है, नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगी, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। कब, जब सप्लायर को बिल बनाना है। बट अगर ऐसा वाला केस बना जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और आरसीएम है, तब रिसिपिएंट को बिल बनाना है, उस सिचुएशन में What is the third one? Date of issue of invoice by the recipient. जिस दिन recipient ने बिल बनाया, whichever is earlier. मतलब अगर सप्लायर को बिल बनाना है तो what is the formula? पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earlier. लेकिन अगर रिसिपिएंट को बिल बनाना है तो what is the formula? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट whichever is earlier. ठीक है, तो ये चेंज हुआ आरसीएम में। नाउ आपको याद है इसी टाइम ऑफ सप्लाई में हमने इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट पड़ी थी, और सर्विसेज के केस में हमने बात की थी कि जब सर्विस कंप्लीट होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर सप्लायर ऑफ सर्विस बिल बना देगा, और अगर बैंकिंग एनबीएफसी का केस है तो 45 डेज। बट अगर केस ऐसा हुआ, ऐसा वाला केस हुआ, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम लग रहा है और रिसिपिएंट को अगर इनवॉइस बनाना है तो व्हाट इज द टाइम लिमिट, विदिन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। रिसिपिएंट कितने दिन में बिल बना के दे देगा, जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज मिली उसके 30 डेज के अंदर अंदर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर देगा। ये कब लगता है, जब सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है और आरसीएम वाली सप्लाईज है। तो ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कहां कहां चेंज देखे, एक प्रोडक्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी रहा, इसके अलावा शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आया, 2 जगह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अमेंडमेंट आया, 1 जगह टाइम ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट आया। ठीक है, नाउ एग्जम्पशंस। ठीक है, अब एग्जम्पशंस, यूजुअली एग्जम्पशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होते हैं, बट खुश हो जाइए इस बार एग्जम्पशन वाले चैप्टर में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। और क्या अमेंडमेंट है, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ठीक है, अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर आउट ऑफ कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, मींस जब मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस होता है तो थर्ड पार्टी एक इंश्योरेंस होती है कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी तीसरा व्यक्ति आके कार को रोड एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और कैजुअलिटी हो जाए, अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कुछ हिस्सा कहां डालती है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में डालती है।
तो जब अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस व्यक्ति को, जो विक्टिम है, मतलब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको भरपाई करती है, जितना भी उसका नुकसान हुआ है, इलाज के लिए पैसे देती है। और ये पैसा कहां से आता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो क्या कर रहा है, एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि मोटर व्हीकल फंड को कंट्रीब्यूशन दिया गया था इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के द्वारा जो प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्टेड है, जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इसके अलावा और क्या अमेंडमेंट आया? अभी तक ऐसा होता था कि कोई भी सर्विसेज जो एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, या एनएसडीसी प्रोवाइड करते थे, या एनसीवीटी की अवार्डिंग बॉडी, असेसमेंट बॉडी, ट्रेनिंग बॉडी प्रोवाइड करती थी, किस रेस्पेक्ट में? नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई एनसीवीईटी की अलग क्वालिफिकेशन है, इसके रेस्पेक्ट में, तो वो एग्जम्प्ट होती थी। अब इन सब नामों में अवार्डिंग बॉडी, असेसमेंट बॉडी, ट्रेनिंग बॉडी के साथ एक और नाम जुड़ गया है, ट्रेनिंग पार्टनर। यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्किल डेवलपमेंट एजेंसी हो सकती है, तो अगर ये एजेंसीज एनएसडीसी की ट्रेनिंग पार्टनर बनती हैं, तो उनके द्वारा दी गई सर्विसेज, ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा दी गई सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था अमेंडमेंट में छोटे छोटे से दो अमेंडमेंट एड ऑन हुए हैं। अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर लेते हैं। आपको याद है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट होती है 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसमें तो होती है, बिल्कुल सबको पता है होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई बिल है, साल है 24-25, ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और 28 फरवरी 2024 का एक इनवॉइस है। इस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर एंड से 31 दिसंबर तक भरना होता है, मान लेते हैं भर लिया हमने 28 दिसंबर 2025। व्हाट इज दिट? इस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी लेने की टाइम लिमिट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर मतलब कब तक ले लेनी है? 30 नवंबर। यानी आईटीसी लेने की टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर 2025। ठीक है, बट हुआ क्या? अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड ड्यूरिंग अबव पीरियड एंड रिवोक्ड लेटर ऑन, मतलब ये हुआ कि भाई 30 नवंबर तक हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, ये हमारी टाइम लिमिट थी, बट 31 इसी बीच 31 अगस्त 2025 को इस व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी तो टाइम लिमिट थी, हम तो सोचे थे 30 नवंबर 2025 तक ले लेंगे, लेकिन 31 अगस्त 2025 को ही किसी रीजन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मींस ही इज नो मोर टैक्सेबल पर्सन। अब जब आप आईटीसी ले रहे हैं तब यू हैव टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, बट इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब ये आईटीसी कैसे लेगा? नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक है, नहीं ले सकता। बट बाद में ऐसा हुआ कि ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, इस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को रिवोक कर लिया गया। और कब रिवोक किया गया? 15 दिसंबर 2025 को रिवोक किया गया। यानी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी कब हुई? 15 दिसंबर 2025 को, जब तक की ओरिजिनल टाइम लिमिट तो निकल चुकी थी, 30 नवंबर तो ऑलरेडी निकल चुका था। अब क्या? अब ऐसा बोला, रिलैक्सेशन दिया लॉ ने, क्या बोला कि जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस पीरियड में और रिवोक हुआ, तो आप आईटीसी ले सकते हैं रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका रिवोक हुआ, कब रिवोक हुआ हमारा? 15 दिसंबर को रिवोक हुआ। देखिए, तो 15 दिसंबर से अगले 30 डेज में आप जो भी जीएसटीआर 3B भरेंगे, इस जीएसटीआर 3B में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, आपकी आईटीसी लैप्स नहीं होगी। सो दिस अमेंडमेंट इज इन द बेनिफिट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक्ड क्रेडिट में हम देखते थे कि
टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129, 130, यानी कोई फ्रॉड का केस है या कोई डिटेंशन है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ और रीजन से अगर आपने का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ठीक है, सॉरी, आपके पास डिमांड ऑर्डर आई है, तो वहां पे जो आप टैक्स पे करते थे वो अब आपको क्रेडिट आपको नहीं मिलती थी। व्हाट इज द अमेंडमेंट? सेक्शन 129 और 130 तो यहाँ पे हटा दिया गया है, और सेक्शन 74 के लिए भी रिस्ट्रिक्शन कब तक? फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सेक्शन 74 ही डिलीट हो चुका है, अब इसकी जगह नया सेक्शन इंसर्ट हो गया है, तो अब ये 129, 130 तो रिमूव हो गया, और 74 के लिए भी ये जो रिस्ट्रिक्शन है ब्लॉक क्रेडिट की, ये कब तक है? केवल फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक। ठीक है, चलिए, तो यहां तक ये जो अमेंडमेंट थे, बहुत थोड़े से अमेंडमेंट थे, यही केवल सीएमए इंटर वालों के लिए है, इंटर में है मतलब आपको फाइनल वालों को भी पढ़ना है। अब जो हम अमेंडमेंट की बात करेंगे वो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हम ये अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, आपको याद है सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जो भी हैं, एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 73 एंड 74, ठीक है। 73 इज फॉर नॉन फ्रॉड केस, 74 इज फॉर फ्रॉड केस, यानी इन सेक्शंस में शो कॉज नोटिस इशू होते थे और डिपार्टमेंट एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू करता था, आपकी डिमांड कंफर्म करता था, ठीक है। और कब? अगर आपने टैक्स को नॉट पेड है, यानी टैक्स पे नहीं किया, या शॉर्ट पेड कम पे किया, या गलती से आपको रिफंड आ गया, या आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज की किसी भी रीजन से, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या उसके बाद किसी भी रीजन से आप टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरेनियस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, तो सेक्शन 73-74 की जगह एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, एंड दैट इज सेक्शन 74A। नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 74A क्या है? अब मैं ऐसा बोलूं, सेक्शन 73-74 को मर्ज करके नया सेक्शन बना दिया, सेक्शन 74 है, अच्छी बात है, दो सेक्शन याद नहीं करने पड़ेंगे, एक ही याद करना पड़ेगा। तो सेक्शन 74A की सबसे बढ़िया बात कि सेक्शन 74A में कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा अगर टैक्स या आईटीसी या रिफंड की अमाउंट 1000 रुपए से कम है। ध्यान रखिए, 1000 नहीं, लेस देन 1000 है, यानी जो टैक्स इन्वॉल्व है, शॉर्ट पेड, नॉट पेड, वो 999 है, 899 है, 700 है, 1000 रुपए से कम का अमाउंट है, तो कोई भी शोकॉज नोटिस डिपार्टमेंट आपको इशू नहीं कर सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी लगता है इसमें आप में और डिपार्टमेंट के समय की बर्बादी है। अच्छा, अब 74A में शो कॉज नोटिस इशू होने की क्या टाइम लिमिट है? देखिए, किसी भी सिचुएशन में दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले शो कॉज नोटिस इशू होता है, फिर ऑर्डर इशू होता है, और फिर रिकवरी होती है। दिस इज द प्रोसेस। शो कॉज नोटिस का आपने अगर मतलब ऐसा जवाब दिया कि डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है, तो शो कॉज नोटिस ड्रॉप हो जाता है। अगर शो कॉज नोटिस का जवाब सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू हो जाता है। एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपने पैसा जमा करा दिया तो ठीक है, या फिर आप अपील में चले जाइए, दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपके अगेंस्ट में क्या स्टार्ट हो जाती है? रिकवरी। तो नाउ सेक्शन 74A, आपको याद है पहले टाइम लिमिट होती थी सेक्शन 73 में 2 साल 9 महीने एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, और 74 में होता था 4 साल 6 महीने एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। टाइम लिमिट अब खत्म कर दी गई, और अब बोला कि आप डिपार्टमेंट अब शो कॉज नोटिस कब इशू करेगा? 42 months from the due date of annual return for a financial year to which such due relates, यानी जिस साल से ड्यूज रिलेट करते हैं उस साल के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट देख लीजिए। जैसे अगर 24-25 है, तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या पड़ेगी? 31 दिसंबर 2025 पड़ेगी, है ना। 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या पड़ेगी? 31 दिसंबर 2025। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड कुछ कंसर्न है, ठीक है, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025, इससे 3 साल 2026, 2027, 2026, 27, 28, ठीक है, और उसके बाद 6 महीने मतलब 30 जून 2026। 42 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 3 ईयर 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब 2 टाइम लिमिट याद नहीं रखनी, और इसके पीछे रीजन क्या है? कई कई बार ऐसा होता था कि नॉन फ्रॉड केस में टाइम लिमिट हुआ करती थी सेक्शन 73 में पहले 2 साल 9 महीने की। अब
ये जो सेक्शन 73 में 2 साल 9 महीने की टाइम पीरियड होता था, और अगर डिपार्टमेंट ने अगर किसी रीजन से इस टाइम पीरियड में शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया तो डिपार्टमेंट एलिज कर देता था कि ये तो फ्रॉड केस है, और 73 को बना देता था 74, और टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाती थी 4 साल 6 महीने। फिर कोर्ट में जब केस जाता था तो कोर्ट उसे क्वैश कर देता था, बोला कि ये तो नॉन फ्रॉड केस है, आपने इसको फ्रॉड बना के टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी। बहुत झंझट हुआ करते थे। अभी डिपार्टमेंट ने स्ट्रीमलाइन कर दिया, एक ही टाइम लिमिट कर दी, और कर दिया 3 साल 6 महीने 42 मंथ्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो उसके लिए डेट कब पड़ेगी, 30 जून 2029। 3 साल 26, 27, 28 और उसके बाद 6 महीने 30 जून 2029, तो ये हो गया 42 मंथ्स। ठीक है। और अगर रिफंड का केस है, इरेनियस रिफंड का केस है, तो 42 महीने का टाइम पीरियड कब से गिनेंगे, जब रिफंड हमें रिसीव होता है, गलती वाला रिफंड रिसीव होता है, उससे 42 मंथ्स के अंदर अंदर डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू कर देगा। अब शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद, अब हमारे पास शो कॉज नोटिस आया, हमने जवाब दे दिया। अभी डिपार्टमेंट को क्या करना है, क्लोज करना है केस को। अनलिमिटेड टाइम तक इसे पेंडिंग नहीं रख सकता, तो डिपार्टमेंट के भी के ऊपर भी नकेल कसी गई और बोला कि भाई डिपार्टमेंट आपको भी शो कॉज नोटिस इशू करने की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन शो कॉज नोटिस इशू हुआ यानी 30 जून 2029 को शो कॉज नोटिस इशू हुआ, तो फिर इसके 12 महीने के अंदर अंदर, अगले 12 महीने में आपको एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर देना है, यानी डिमांड हाँ या ना मतलब कंफर्म कर देनी है डिमांड। लेकिन अगर कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो ये टाइम पीरियड को 6 महीने और एक्सटेंड कर सकता है, यानी ऑर्डर पास होने का समय 12 से बढ़ के 12 प्लस 6 18 महीने हो सकता है। बट अगर टाइम लिमिट एक्सटेंड होती है तो रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों 12 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर पाया। अब पहले आपको याद है फ्रॉड केस में अलग पेनल्टी होती थी, नॉन फ्रॉड केस में अलग पेनल्टी होती थी। नाउ सेक्शन 42 ने क्या बोला, 74A ने क्या बोला, पेनल्टी को कैसे डिसाइड किया कि अगर मान लीजिए ये डिसाइड हुआ कि जो नॉन पेमेंट है या शॉर्ट पेमेंट है या इरानियस रिफंड है या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, व्हाटएवर इट इज, ये अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, मतलब कोई जानबूझ के धोखाधड़ी टैक्सेबल पर्सन ने नहीं की है, एंड द डिमांड हैज बीन पेड, और जो सरकार ने पैसा मांगा, मतलब कोई फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन का फैक्ट का केस भी नहीं था, और डिमांड को पे कर दिया शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, नो पेनल्टी। शो कॉज नोटिस इशू होने से 60 दिन पहले, टाइम लिमिट 30 दिन थी, अब इसे बढ़ा के 60 दिन कर दिया। शो कॉज नोटिस इशू होने से 60 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो भी नो पेनल्टी। बट अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से 60 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 सीजीएसटी एंड 10,000 एसजीएसटी, मतलब टोटल 10% ऑफ टैक्स और 20,000 विच एवर इज हायर, इतनी पेनल्टी लगेगी। शो कॉज मतलब नॉन फ्रॉड केस है, अगर नॉन फ्रॉड केस में शो कॉज नोटिस इशू हुआ है तो शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पे कर दी, नो पेनल्टी, 60 दिन में करी, नो पेनल्टी, उसके बाद 10% ऑफ टैक्स और 20,000 विच एवर इज हायर। ठीक है। हाउ एवर इन केस ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, यानी आपने खुद ही ने अपना टैक्स असेस किया है और जमा नहीं कराया, या अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स बट नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, आपने किसी कस्टमर से टैक्स जीएसटी का पैसा कलेक्ट किया, वो सरकार की अमानत थी, लेकिन ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर अगर आपने वो पैसा ड्यू डेट पे तो नहीं दिया, ड्यू डेट से 30 डेज में भी नहीं दिया, तो वेवर शैल नॉट बी एप्लीकेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवर शैल नॉट बी एप्लीकेबल? ये शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, शो कॉज नोटिस इशू होने के 60 दिन बाद, ये सब रामायण एप्लीकेबल नहीं होगी, वेवर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी, या फिर 20,000 आईजीएसटी, मींस 10% ऑफ टैक्स और 20,000 विच एवर इज हायर वाली पेनल्टी लगेगी। कब? अगर आपने खुद ही, ये बड़े क्राइम माने जाते हैं लॉ में कि खुद ही बोल रहे हो कि मेरा टैक्स बनता है फिर नहीं जमा करा रहे हो, या फिर आपने कस्टमर से जीएसटी के नाम से पैसा कलेक्ट कर लिया और ड्यू डेट के बाद 30 दिन तक अगर सरकार को जमा नहीं कराया, तो ये टाइम लिमिट का वेवर नहीं है, ये हाईएस्ट पेनल्टी लगेगी। चलिए, अब इसके बाद अगर आपने नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट किया है फॉर एनी रीजन अदर देन
फ्रॉड, सॉरी, फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, और पैसे को दे दिया है कब, शो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले। तो भाई क्योंकि फ्रॉड किया है तो पेनल्टी तो लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 15% टैक्स का। शो कॉज सेम वैसा ही है, बस टाइम लिमिट चेंज की गई। शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पहले 30 दिन हुआ करता था, नाउ इट इज 60 डेज। शो कॉज नोटिस इशू होने से 60 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो टैक्स का 25% पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर आने के 60 डेज के अंदर पेमेंट किया तो 50% टैक्स की पेनल्टी लगेगी। मतलब अगर शो कॉज नोटिस नहीं आया है, 15% टैक्स की पेनल्टी से सलट जाओगे। मतलब अगर मान लो 1 लाख का टैक्स बनता है तो 15,000 की पेनल्टी। शो कॉज नोटिस आ गया, उसके 60 दिन में पेमेंट कर दिया, 25% ऑफ टैक्स, 25,000 की पेनल्टी से सेटल हो जाओगे। अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, उसके 60 डेज के अंदर पेमेंट किया है तो टैक्स का 50% पेनल्टी लगेगी, मतलब 50,000 रुपए। और अदरवाइज मतलब एडजुडिकेशन ऑर्डर से अगर 60 डेज में भी पेमेंट नहीं किया तो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। मैक्सिमम पेनल्टी है फ्रॉड केस में कितना? टैक्स का 100%, यानी अगर 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। चलिए, इसके अलावा अगर इनिशियली नोटिस इशू किया गया था सेक्शन 74A में और किस बात के शो कॉज नोटिस में चार्ज लगाए गए थे कि भाई फ्रॉड है, विलफुल मिस स्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, लेकिन कोर्ट में ये चार्ज सस्टेन नहीं कर पाते हैं, प्रूव नहीं कर पाता है डिपार्टमेंट की फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट हुआ है, तो क्या खत्म हो जाएगा शो कॉज नोटिस? नहीं, बस होगा ये कि 74A में जो फ्रॉड की पेनल्टी लगती उसकी जगह अदर देन फ्रॉड वाली पेनल्टी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज 74A। मेजर चीज है 73, 74 सेक्शन को खत्म करके कंबाइंड वर्जन इशू किया 74A, इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट सेक्शन 11A को जोड़ा गया कि भाई नॉट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेविड शॉर्ट लेविड एज अ जनरल प्रैक्टिस। मींस व्हाट? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया कि कई कई बार ऐसा होता है कि सप्लाईज जीएसटी के लिए लेविएबल होती है, पर ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब उस सेक्टर की सभी इंडस्ट्री, सभी बिजनेसमैन, सभी टैक्सेबल पर्सन जीएसटी लेवी नहीं कर रहे, या फिर जीएसटी 18% से लगना है बट उस सेक्टर के सभी लोग 12% से जीएसटी लगा रहे हैं, या तो पे नहीं कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं। ऐसा वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री में सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उस सिचुएशन में नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड के नाम से पेनल्टी या कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड प्रैक्टिस थी। जिस दिन पता लगा उसके बाद तो रेक्टिफाइड एक्शन लेना है, लेकिन उसके पहले तक का कोई जीएसटी डिमांड नहीं करेगा। कारण ये नॉट लेविड शॉर्ट लेविड वो पर्टिकुलर पर्सन की गलती नहीं, इट इज अ ट्रेड प्रैक्टिस, इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। चलिए, अपील रिवीजन में क्या चेंजेस आए? अपील रिवीजन में आपको याद है पहले अगर हम अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील्स के पास जाते थे तो प्री डिपॉजिट कराना पड़ता था। कितना? डिस्प्यूटेड अमाउंट का, जो एक्सेप्ट कर लिया वो ठीक है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10%, ठीक है, और या फिर मैक्सिमम 25 करोड़ इन सीजीएसटी, मींस 25 करोड़ इन सीजीएसटी तो 25 करोड़ एसजीएसटी, टोटल 50 करोड़। बट नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ये कि अब अगर आप कमिश्नर अपील्स के पास जाते हैं तो आपको 10% ऑफ टैक्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम अप टू, ज्यादा से ज्यादा कितना जमा कराना पड़ेगा? 20%, 20 करोड़ इन सीजीएसटी, मतलब 20 करोड़ इन सीजीएसटी, 20 करोड़ इन एसजीएसटी, तो टोटल 40 करोड़। यानी ये प्री डिपॉजिट का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50 करोड़ से रिड्यूस होके अब कितना आ गया? 50 करोड़ से रिड्यूस होके कितना आ गया? 40 करोड़ आ गया। इट्स अ बिग रिलैक्सेशन फॉर द टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी को जो हम अपील करते थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को हम अपील करने जाते थे, तो हमारा व्हाट इज द प्री डिपॉजिट अमाउंट? 20% ऑफ टैक्स एंड अप टू 50 करोड़ होता था सीजीएसटी में, मतलब 50 करोड़ सीजीएसटी, 50 करोड़ एसजीएसटी, टोटल 100 करोड़ हो जाता था। बट बिग रिलैक्सेशन नाउ, परसेंटेज इज सेम, प्री डिपॉजिट कितना होगा जीएसटी 80 में भी? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, और मैक्सिमम 20 करोड़ इन सीजीएसटी, 20 करोड़ इन एसजीएसटी, 40 करोड़। यानी 100 करोड़ रुपए का जो प्री डिपॉजिट मैक्सिमम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में होता था, अब रिड्यूस करके कितना कर दिया? 40 करोड़। और अच्छी बात ये, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बात क्या कि दो अलग अलग परसेंटेज याद नहीं रखने, दो अलग अलग लिमिट याद नहीं रखनी। अगर जीएसटी में कमिश्नर अपील्स को या अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करते हैं तो व्हाट इज द प्री डिपॉजिट?
10% ऑफ द टैक्स और 40 करोड़ मैक्सिमम ये देना है। अपील टू जीएसटी 80, जब जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल को अपील करते हैं तो टैक्सेबल पर्सन भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है। डिपार्टमेंट के पास अभी तक अपील करने का 6 महीने का समय होता था। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट? 6 महीने में डिपार्टमेंट अपील करेगा, ऑर्डर पास होने से 6 महीने के अंदर अपील करेगा, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है एंड दिस डिले कैन बी कंडोन। 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, डिले की माफी हो सकती है, डिले कंडोन हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। एक और बात कि ये जो प्री डिपॉजिट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की प्री डिपॉजिट का पैसा चाहे टैक्सेबल पर्सन कैश लेजर से दे या क्रेडिट लेजर से दे, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा। कई कई जगह पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट कंपल्शन देता था, प्रेशर डालता था कि आप प्री डिपॉजिट का पैसा कैश लेजर से दो, बट अगर टैक्सेबल पर्सन के पास क्रेडिट लेजर में इनफ अमाउंट पड़ा है तो प्री डिपॉजिट का पैसा कहीं से भी दिया जा सकता है, कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, सो ये फाइनल के एक्ट में अमेंडमेंट थे। अब हम स्पेसिफिकली सर्कुलर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ सर्कुलर्स इशू हुए हैं। सर्कुलर बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हम हर बार अमेंडमेंट में डिस्कस करते हैं अगर कोई सर्कुलर आया है तो पहला सर्कुलर ये कि कई कई बार होता है कि बैंक और एनबीएफसी से आप लोन लेने गए और बैंक की कुछ लोन टर्म्स थी। ठीक है, जैसे लोन टर्म्स थी यानी आपको 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना है या इनवॉइसेस प्रोड्यूस करने हैं, कोई भी तरीके की लोन टर्म की कंडीशन थी और आपने उन बैंक और एनबीएफसी के लोन टर्म्स की नॉन कंप्लायंस की और उस पे बैंक ने आपके ऊपर क्या लगा दिया? पेनल चार्जेस लगा दिया। नाउ ये जो पेनल चार्जेस हैं, इट इज नॉट द कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। आपको याद है शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1)(a) शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा था कि किसी एक्ट को टॉलरेट करने के बदले में दिया गया पैसा इट्स ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन ये जो पेनल चार्जेस बैंक लगा रहा है आप लोन टर्म पूरा नहीं करने पे, ये किसी टॉलरेटिंग ऑफ एन एक्ट का कंसिडरेशन नहीं है। ये क्यों लगाए हैं? इट इज अ डेटरेंट्स अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मींस इसलिए पैनल चार्जेस लगाए गए हैं क्योंकि बैंक आपको डिस्करेज करना चाहता है कि आप ऐसी नॉन कंप्लायंसेस ना करें। तो ये टॉलरेटिंग एन एक्ट के बदले का कंसिडरेशन नहीं है, ये डेटरेंट की तरह लगाया गया है ताकि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हेंस ये इसे सप्लाई नहीं माना जाता, इस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यही बात आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में देरी करें, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का पेमेंट नहीं करें, ट्रेड क्रेडिट्स या कोई स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन है, वहां ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। अगली बात हम करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर के बारे में। देखिए, दो तरीके के वाउचर के बारे में हम बात करेंगे। दो तरीके के वाउचर, एक होते हैं प्रीपेड वाउचर, एक नॉन प्रीपेड वाउचर। प्रीपेड वाउचर, एक नॉन प्रीपेड वाउचर। व्हाट इज द प्रीपेड वाउचर? डिजिटल वॉलेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी जगह पे कोई टारगेट पूरा किया और कंपनी ने आपको एक वाउचर दिया। ठीक है, उस वाउचर को आप एज अ मनी, एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं, एज अ मनी, एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस वाउचर की वैल्यू के बदले में कुछ खरीद सकते हैं। इसे गिफ्ट कार्ड भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी का एक टारगेट अचीव किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक 5,000 का गिफ्ट कार्ड दिया। ये 5,000 का गिफ्ट कार्ड एक प्रीपेड वाउचर की तरह होता है और आप इसे कहीं पर भी जाएं, आप 5,000 का वाउचर ले जाएं, आपको 5,000 के बराबर की चीज मिल जाएगी। तो अगर ये प्रीपेड वाउचर है तो ये जो प्रीपेड वाउचर जो होते हैं, इट इज अ नेचर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी, ये मनी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। हेंस ट्रांजैक्शन इन सच वाउचर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बट मान लीजिए नॉन प्रीपेड वाउचर है। व्हाट इज द नॉन प्रीपेड वाउचर? आप वेबसाइट में शॉपिंग करने गए, आप 10,000 की आपने वेबसाइट से शॉपिंग की, वेबसाइट ने आपको 2,000 रुपए का वाउचर दिया कि जब अगली बार आप शॉपिंग करने आएंगे तो इस 2,000 रुपए के वाउचर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली बार जब शॉपिंग करने आएंगे तब 2,000 रुपए के वाउचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मींस अदर देन नेचर ऑफ प्रीपेड वाउचर। ये एक एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं और एक्शनेबल क्लेम्स जो, अगर आपको वाउचर आप लेके गए और अगर वेबसाइट ने आपको उतनी छूट ना दी तो व्हाट यू कैन डू, आप एक्शन ले सकते हैं। तो प्रीपेड वाउचर के अलावा जो नॉन प्रीपेड वाउचर होते हैं ये एक्शनेबल क्लेम की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और हमने पढ़ा था
कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर बाकी के एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में आते हैं। यानी प्रीपेड वाउचर है तो मनी मान लेंगे और नॉन प्रीपेड वाउचर है तो एक्शनेबल क्लेम मान लेंगे, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम दोनों ही सिचुएशन में जीएसटी की लेबिलिटी नहीं आएगी। बट ध्यान रखें, इस वाउचर के अगेंस्ट में जो गुड्स सप्लाई हो रहा है या सर्विस सप्लाई हो रही है वो जीएसटी की लाइबिलिटी, यानी आप उस वाउचर को देकर अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप कुछ सर्विस ले रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के दायरे में आएगी। ठीक, नाउ इसके अलावा हम एग्जम्पशन में एक एग्जम्पशन पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए और आपने कोई भी दुकान पे गए, आपने अपने कार्ड से शॉपिंग की 2000 रुपए तक। 2000 रुपए तक शॉपिंग करने का मतलब क्या, आप आउटलेट में गए, आपके पास कैश नहीं है, अपना कार्ड आपने स्वाइप किया, 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन आपने उस कार्ड से किया और आप वो सामान लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं, जैसे ही आपने कार्ड स्वाइप किया आपका बैंक हरकत में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से 2000 रुपए डेबिट करके उस आउटलेट के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी ये जो बैंक एचडीएफसी, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का कार्ड है, ये एचडीएफसी को हम कहेंगे अक्वायरिंग बैंक, और एचडीएफसी ने आपको क्या सुविधा दी, आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया। अगर ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 रुपए तक है तो इस ट्रांजैक्शन के लिए एचडीएफसी जो आपसे फीस चार्ज करता है उसको, वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बट ये सुविधा केवल किसके लिए है, अक्वायरिंग बैंक इंक्लूड बैंक, एफआई, एनबीएफसी, पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर मतलब पेटीएम अगर आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज अ पेमेंट एग्रीगेटर, वो भी चलेगा, बट नॉट इंक्लूड द पेमेंट गेटवे। मतलब रोजर पे इज अ पेमेंट गेटवे। ठीक है, रोजर पे ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। बैंक, एनबीएफसी, एफआई, इवन पेमेंट एग्रीगेटर लाइक पेटीएम यहां पे चलेगा, बट रोजर पे पेमेंट गेटवे है, वहां ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। इसके अलावा हमने एक एग्जम्पशन में एक सर्विस पढ़ी थी कि कोई भी पार्टी वो काम करे जो कि म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को इंटरेस्ट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है शहर में स्ट्रीट लाइट ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब वो स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने का काम मान लीजिए एबीसी लिमिटेड को दे दिया, तो एबीसी लिमिटेड किसके लिए काम कर रही है, लोकल अथॉरिटी के लिए, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम कर रही है। ठीक है, क्या काम कर रही है, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम कर रही है, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम करती है। अब एबीसी लिमिटेड वो काम कर रही है जो कि किसको इंटरेस्ट किया गया है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को, तो ऐसी सर्विस क्या होती है, एग्जम्प्ट। और अगर मान लीजिए सर्विस के साथ गुड्स भी दे रही है और गुड्स की वैल्यू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्जम्प्ट है। बट ये काम सर्कुलर इशू किया गया, ये एग्जम्पशन केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं कामों के लिए एप्लीकेबल है जो काम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को इंटरेस्ट किए गए। इसके अलावा कोई और काम जैसे हाउसकीपिंग, ऑफिस मेंटेनेंस, ये सब नहीं आते। मान लीजिए नगर निगम के ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए कोई काम कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो इसके दायरे में नहीं आता। ये एग्जम्पशन केवल उन्हीं कामों के लिए एप्लीकेबल है जो व्यक्ति वो काम करके दे जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को इंटरेस्ट किए गए हैं। ठीक है, नाउ हमने सेक्शन 16 में हम एक कंडीशन पढ़ते थे कि आईटीसी लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए, आप टैक्सेबल पर्सन हो और एक आपको गुड्स रिसीव हो गया हो, यानी द रिसिपिएंट हु इज अवेलिंग क्रेडिट मस्ट हैव द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, उसको गुड्स रिसीव हो गया हो। ठीक है, मान लीजिए आपने सप्लायर ऑफ गुड्स से गुड्स कैसे खरीदा है, एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हो गए, फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर हो गए। यानी एक होता है आपकी सामने वाला सप्लायर आपकी फैक्ट्री पे डिलीवरी देगा, दूसरा आप जाके फैक्ट्री से सामान उठाओगे। तो आपने कैसी डिलीवरी ली, एक्स फैक्ट्री, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हो गए, फैक्ट्री गेट पे, सप्लायर के फैक्ट्री गेट पे। अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर ये मान लिया जाएगा जैसे रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते ही ये मान लिया जाएगा कि गुड्स
रिसीव हो गया और वो क्रेडिट ले सकता है। अगली बात, अगला अमेंडमेंट आपको याद है हमने पढ़ा था कि अगर 9 सबसेक्शन 5 में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, होटल अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट, अगर ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है तो सारा का सारा जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा। और कैसे जमा कराएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो जीएसटी कैश में, क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा 9(5) को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या कलेक्ट करेंगे? वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे, और अगर वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो वो टीसीएस भी उन्हें गवर्नमेंट को अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना पड़ेगा, सेम कैश में जमा कराना पड़ेगा, आईटीसी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये खुद भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में ये अपना कमीशन रखते हैं या कोई प्लेटफॉर्म फीस रखते हैं। इन सर्विसेज के ऊपर इन्हें जो जीएसटी जमा कराना है ये कैश में भी जमा करा सकते हैं या आईटीसी भी यूज कर सकते हैं, दोनों। मतलब टीसीएस की लायबिलिटी या 9(5) वाली लायबिलिटी कैश में जमा करानी है, बाकी या आईटीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो जीएसटी जमा करा रहे हैं दैट इज नॉट अ आउटपुट टैक्स, वो आउटपुट टैक्स नहीं है। अब वो आउटपुट टैक्स नहीं है तो फिर जो वो इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं उसके ऊपर उन्हें आईटीसी भी नहीं मिलनी चाहिए। नाउ क्लैरिफिकेशन, और बट गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस प्रोक्योर्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब मान लीजिए ओला के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाती है। अब ओला वाली सर्विस किस में कवर है? 9(5) में, जहां जीएसटी कौन जमा कराएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ओला जो इनपुट और इनपुट सर्विस खरीद रहा है, ठीक है, ओला ने जो इनपुट और इनपुट सर्विस खरीदी, ओला इसके ऊपर आईटीसी ले सकता है, बट 9(5) वाला टैक्स तो कैसे जमा करना है? कैश में, यानी वहां तो ये आईटीसी यूज नहीं कर सकता। फिर इस आईटीसी को यूज कहां करेगा? दूसरी सप्लाई, जो कमीशन या प्लेटफॉर्म फीस वाली जो सर्विसेज है वहां यूज कर सकता है। आईटीसी ले सकता है, रिवर्स करने की अब जरूरत नहीं है, बट यूज कहां कर सकता है? 9(5) और टीसीएस वाली लाइबिलिटी में यूज नहीं कर सकता, कोई और लाइबिलिटी है वहां पे यूज कर सकता है। चलिए, अब कस्टम लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स है। क्या है कस्टम लॉ में अमेंडमेंट्स? कि इंपोर्टर को जब भी, मतलब जब वो कंसेशनल रेट पे गुड्स मंगाता है स्पेसिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंपोर्टर को रिकॉर्ड सबमिट करने होते थे, मंथली स्टेटमेंट सबमिट करना होता था अगले महीने की 10 तारीख तक। अब ये मंथली स्टेटमेंट की टाइम लिमिट बढ़ा के क्या कर दी है? क्वार्टरली कर दी है। गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स जॉब वर्कर को भेजे जा सकते थे 6 महीने के लिए, ठीक है। अब ये 6 महीने का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने बढ़ा के कितना कर दिया है? 1 साल कर दिया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या अमेंडमेंट्स हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ये ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर वाला एक टॉपिक है, उसमें ये अमेंडमेंट आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सजेशन या व्यू ले सकती है वेरियस स्टेक होल्डर्स से, एंड मे प्रोवाइड 30 days फॉर पर्पज ऑफ सबमिशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशन मांग सकती है कि आप बताओ हमें क्या सुविधाएं एड ऑन करनी चाहिए, और उनको 30 दिन का समय दे सकती है सबमिशन के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट उन व्यूज को मानने के लिए बाउंड नहीं है, एंड उनको रीजन देगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए रीजन देना भी जरूरी नहीं है। एंड मे प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉट कंसीडरिंग दैट व्यूज। लेकिन कुछ जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट रीजन देने के लिए लायबल नहीं है। कौन कौन सी जगह पे लायबल नहीं है? फर्स्ट वन, मे एडवर्सली इफेक्ट ट्रेड रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से ट्रेड किसी पर्टिकुलर देश के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका रीजन जस्टिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। मे एडवर्सली इफेक्ट फूड इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। किसी ने सबमिशन दिया लेकिन उसके कारण कंट्री का फूड इकोनॉमिक या नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रहा है और सरकार सजेशन नहीं मांग रही, तो कारण बताना जरूरी नहीं है क्यों सजेशन नहीं मांग रही है। इन कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म प्लान, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है। या फिर ट्रेड या प्राइवेट सर्व प्राइवेट पर्पस कॉन्ट्री टू द बॉर्डर पब्लिक इंटरेस्ट। सजेशन जो है, जो सबमिशन है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पर्सनल पर्पस सॉल्व करता है, तो भी सरकार
को सजेशन न मानने का रीजन देना जरूरी नहीं है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, और अगर गवर्नमेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है तो वहां भी सजेशन मानना जरूरी नहीं है। मींस सरकार सजेशन मांगेगी, आप सबमिशन दीजिए, सरकार उसे माने या ना माने, इच्छा है रीजन भी देगी, लेकिन इन चीजों पे सरकार आपको रीजन देने के लिए लाइबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी का कंसेप्ट बड़ा क्रूशियल है। आईएसडी का कंसेप्ट अभी तक क्या होता था, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, एक मैकेनिज्म है जो इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट्स अंडर अ सेम अम्ब्रेला सेम पैन। जहां जहां मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा होता है कि भाई हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस ने कोई इनपुट सर्विस ली, हेड ऑफिस के काम नहीं आ रही है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, अपने ही यूनिट्स को जो सेम पैन में होती है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1 इन इश्यूज टैक्स इनवॉइस टू रेस्पेक्टिव प्लेसेस बिजनेस, और ऑप्शन 2 डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी बाय द फॉलोइंग आईएसडी मैकेनिज्म। या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या हेड ऑफिस बोलता है कि अलग अलग प्लांट को रेस्पेक्टिव इनवॉइसेस इशू कर दो। ठीक है, बट नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट, इट इज मैंडेट, अब ऑप्शन नहीं है, इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिस ऑफ सप्लायर विच इज रिसीविंग इनवॉइसेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी फॉर इनपुट सर्विसेज obtained on behalf of a distinct person register as a ISD and distribute credit by ISD mechanism। अब आप सप्लायर को ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल इनवॉइसेस इशू कर दो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस पे, नहीं, अब हेड ऑफिस को ISD बनना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और ISD की तरह अपने पास इनवॉइस इशू कराए और उसके बाद ISD चालान से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी ISD का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म अब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आईएसडी पहले क्या होता था कि आईएसडी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं कर पाता था अगर कोई इनपुट सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता हो, मतलब आईएसडी कोई आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं लेता था। बट नाउ व्हाट इज द चेंज, इन केस ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हेड ऑफिस के ऊपर कोई ऐसी इनपुट सर्विसेज ले रहा है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो क्या होगा, a person with same PAN and state code as of ISD may accept RCM invoice and issues invoice on ISD to transfer the credit of such input service on ISD। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस है और इसने क्या लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज ली, और ये सिक्योरिटी सर्विसेज पे क्या लग रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र। अब ये ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, तो अब होगा क्या, ये सिक्योरिटी सर्विसेज का बिल हम किसके नाम पे बनाएंगे, एक ब्रांच के नाम पे बनाएंगे। ठीक है, जो कि सेम पैन में है, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच का पैन सेम है और सेम स्टेट कोड, मतलब पुणे में। ठीक है, तो सिक्योरिटी एजेंसी क्या करेगी, इनवॉइस किसको बना के देगी, इस ब्रांच को बना के देगी जिसका पैन सेम है, स्टेट कोड सेम है। ये क्या करेगा, ब्रांच आईटीसी लेगा, फिर ब्रांच एक इनवॉइस इशू करेगा हेड ऑफिस के नाम पे, फॉर व्हाट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, and in issue invoices on ISD to transfer the credit for such input services on ISD। और ये क्या करेगा, क्रेडिट ट्रांसफर कर देगा अब ISD को, एंड अब ISD क्या करेगा, ठीक है, ISD रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी खुद नहीं ले सकता था, तो सेम पैन में और सेम स्टेट कोड में जो ब्रांच थी उसके ऊपर हमने बिल रेज करवा दिया, उसने आरसीएम की लाइबिलिटी मीट आउट की, आईटीसी ली और उस आईटीसी को क्या कर दिया, हेड ऑफिस पे ट्रांसफर कर दिया, और अब हेड ऑफिस क्या करेगा, आईएसडी की तरह इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज द चेंज इन आईएसडी। अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, रेस्टोरेंट सर्विसेज। हमने अभी पढ़ा कि अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो रेस्टोरेंट है दे आर नॉट दी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। नाउ व्हाट इज दी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, लॉ में डिफाइन किया गया
कि कोई भी प्रीमाइसेस जिनका जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में होटल अकोमोडेशन की सर्विस दें और जिनका जो रूम रेंट है वो 7,500 रुपए से ज्यादा हो। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब प्रीवियस ईयर में होटल अकोमोडेशन उनकी सर्विस वो देते हैं और रूम रेंट कितना है 7,500 रुपए से ज्यादा, तो ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस देंगे तो खुद अपना जीएसटी जमा कराएंगे, इनके अलावा जिसकी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा। तो कई बार ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिटरमाइन करने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो अभी लॉ में क्या चेंज किया गया, कभी कभी टैरिफ की रेट घंटे के हिसाब से होती है, तो 7,500 रुपए से ज्यादा रूम रेंट है या नहीं, हम क्या करेंगे उन घंटों के हिसाब से क्या करेंगे, पूरे दिन को कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए 1,500 रुपए घंटे का है, ठीक है, तो 8 घंटे या 9 या 10 घंटे जितनी भी होटल सर्विस देता है मल्टीप्लाई करके वो आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रीमाइसेस फॉर विच रजिस्टर्ड पर्सन या और नाउ व्हाट इज द एडिशन, premises for which registered person providing hotel accommodation service filed a declaration such premises as specified premises, या होटल खुद जाके कह दे कि भाई मैं तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हूं, तो फिर भी वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मान लिया जाएगा, वहां पे भले ही रेंट रूम का 7,500 रुपए से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होटल क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, तो उसे भी स्पेसिफाइड प्रीमाइस मानेंगे। और अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइस मानेंगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी नहीं है, अब ये होटल अकोमोडेशन ही अपनी, होटल जो है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जो है वही अपनी रेस्टोरेंट सर्विस पे जीएसटी देगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम मानेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का मतलब ऑन और आफ्टर 1 जनवरी टू 31 मार्च, और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई किया है तो जिस दिन आपका एक्नॉलेजमेंट हुआ है उसके 15 दिन का टाइम लिमिट हम कंसीडर करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे अमेंडमेंट सीएमए इंटर और फाइनल के लिए, समराइज्ड है। इंटर में तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है ही नहीं, फाइनल में जो मेजर अमेंडमेंट है डिमांड रिकवरी में है, प्री डिपॉजिट वाले टॉपिक में है, तो अच्छे से इनको पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट।